हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइज़, आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और पॉलिटी के क्रम में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है संविधान सभा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो आप लोगों की चल ही रही है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, और उसका सिलेबस जल्दी मैं आपको कवर भी पूरा करवा दूँगी, जीएस का पूरा ही सिलेबस। ठीक है, बट बच्चों की कुछ डिमांड्स थी कि मैम पॉलिटी भी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने पॉलिटी आज से स्टार्ट कर दी है। ऑल्टरनेटिव डेज आपको इसकी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आज का पॉलिटी के क्रम में? संविधान सभा का। इस टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियोस के वो आपको इजीली मिल सकें। ठीक है, चलिए फिर आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना संविधान सभा। गाइस, इस टॉपिक में हम पहले ये देखेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये संविधान सभा, इसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? मतलब ये किसने इतना दूरदर्शिता दिखाई और ये चीज़ सोची, ठीक है, कि हमारे भारत के लिए संविधान जो है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1922 में महात्मा गांधी जी एक विचार रखते हैं अपना और कहते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बेहतर समझते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे पहले ये विचार किसी और के मन में नहीं आया होगा। इनसे पहले भी बाल गंगाधर तिलक जी, स्वराज विधेयक में आप देखेंगे, जब स्वराज विधेयक आता है तब बाल गंगाधर जी जो है वो अपना विचार रखते हैं और बोलते हैं कि भारत में जितने भी कानून हैं और जितने भी नियम हैं वो भारतीयों के द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो बट अभी तक किसी ने औपचारिक रूप से मांग नहीं रखी थी। ठीक है, फॉर्मली किसी ने ये डिमांड नहीं रखी थी, सब लोग बस अपना विचार ही प्रस्तुत किया करते थे। बट संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में जो औपचारिक रूप से डिमांड रखी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है, वो रखी जाती है एम.एन. रॉय जी के द्वारा। कब रखी जाती है? 1934 में। ठीक है, इस क्रम में आगे 1938 में आप देखेंगे कि पंडित नेहरू जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम पर ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू जी द्वारा ये घोषणा की जाती है कि संविधान का जो निर्माण होगा वो कौन करेगा? तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हमको नहीं चाहिए, ऐसा घोषणा करते हैं पंडित नेहरू जी। ठीक है, बट आप आगे देखेंगे क्या संविधान सभा जब बनती है तो क्या वयस्क मताधिकार के बेस पे बनती है? नहीं, किसके बेस पे बनती है? अप्रत्यक्ष नीति के द्वारा चुने जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आप वो आगे पढ़ेंगे, आगे बताऊंगी। अब हम ये देखते हैं कि भारतीयों ने तो ये विचार रखा, लेकिन क्या ब्रिटिशर्स ने भी इस बात को माना कभी कि हाँ आप लोगों का संविधान होना चाहिए और उसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए? तो हाँ, वो माना। कब माना? तो अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। 1940 में ये लोग बोलते हैं कि हम संविधान सभा आपकी बनाएंगे। ठीक है, और उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। अब ये जो वर्ड वो ले आते हैं ना, मुख्यतः भारतीय होंगे, मतलब कि भारतीय भी होंगे। भारतीय भी होने का मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स भी होंगे संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना था और संविधान का निर्माण किया जाएगा जिस संस्था के द्वारा, तो उसमें अगर भारतीय भी होंगे और ब्रिटिशर्स भी होंगे तो ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि हम लोग खुद जान सकते हैं बेहतर कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ठीक है, इसका अवलोकन हम स्वयं कर सकते हैं, कोई बाहर वाला हमें आकर नहीं बताएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये फेल्ड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता है कब? 22 मार्च 1942 को। ठीक है, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है, जिसे गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं और क्या बोलते हैं इसके संदर्भ में कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है उसकी जो ईयर होता है वो क्या होता है? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग सोचते हैं कि किसी तरह हम लोगों को भारतीयों की हेल्प मिल जाए इस वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो वो लोग हर संभव प्रयास करते हैं हम लोगों को कि एक तरह से मनाने का। तो इसी क्रम में क्रिप्स मिशन भारत आता है 22 मार्च 1942 को। ठीक है, और ये अपना क्या सुझाव रखते हैं? ये बोलते हैं ठीक है, पूरी तरह से आप ही लोगों की संविधान सभा
नियुक्त कर दी जाएगी, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है युद्ध की समाप्ति के बाद। लेकिन अभी मतलब जो ये गांधी जी जैसे जो महानुभाव थे वो लोग, उन लोगों को पता था कि अभी तो मतलब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ये हमारी बातों को मान सकते हैं, बट युद्ध की समाप्ति के बाद ये ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे ये डाउट था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी मतलब नहीं माना जाता है इसके प्रस्तावों को, और इसको गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो जो नए पीएम बनते हैं वहाँ के वो बनते हैं एटली, क्लीमेंट एटली। अब ये एटली जो थे ये ऐसा व्यक्तित्व थे कि इनका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था भारतीयों के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि कैबिनेट मिशन इनके आदेशानुसार भारत में आता है। कब आता है कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 3 सदस्य होते हैं, जिनमें होते हैं पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचता है, और 16 मई 1946 को ये अपना सुझाव प्रस्तुत करता है, ठीक है। संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में ये अपने सुझाव रखता है। वो सुझाव क्या थे? तो इनके सुझाव ये थे कि संविधान सभा के जो कुल सदस्य होंगे वो होंगे, उनकी संख्या होगी 389। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 389 ही क्यों? 340 भी हो सकते थे, 400 भी हो सकते थे, 500 भी हो सकते थे, 389 ही क्यों? संविधान सभा में कुल मेंबर इन लोगों के द्वारा 389 ही क्यों डिसाइड किए गए? तो वो इसलिए डिसाइड किए गए क्योंकि जब ये कैबिनेट मिशन भारत आता है उस समय जो भारत की आबादी होती है वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ थी। तो ये लोग बोलते हैं कि 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि नियुक्त होगा, ठीक है। 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जब ये कैलकुलेट करते हैं तो 389 मेंबर्स टोटल चुनते हैं, ठीक है। अब ये 389 मेंबर्स किस प्रकार थे वो हम आगे देखते हैं। टोटल मेंबर्स रहते हैं 389, इसमें से 296 जो थे उनको निर्वाचित होना था, और 93 जो थे इनको मनोनीत किया जाना था। अब ये निर्वाचन कितनों का होना था और किस प्रकार होना था वो हम आगे देखते हैं कि 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे उनके 292 मेंबर्स, ठीक है, प्लस 4 जो थी वो चीफ कमिश्नरीज थी। चीफ कमिश्नरीज किस तरह, जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, ठीक है, तो उसी तरह चीफ कमिश्नरीज भी हुआ करती थी। उस टाइम वो कितनी थी? 4। तो ये 4 चीफ कमिश्नरीज में से 4 मेंबर, और 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे इनमें से 292 सदस्य हैं, ठीक है। अब ये 4 चीफ कमिश्नरीज कौन कौन सी थी हम एक बार इन पे भी नज़र मार लेते हैं। थी दिल्ली थी एक, फिर दूसरी थी कुर्ग जो कि कर्नाटक में है वो, थर्ड थी बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में आता है, फोर्थ थी अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इसको हम संयुक्त रूप से ही पढ़ते हैं अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी उस समय, ठीक है। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 मेंबर्स ये हैं, 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरीज की हैं, टोटल कितने हो गए? 296। इन लोगों का क्या होना था? निर्वाचन होना था। और ये 93 जो हैं ये उस समय थी देशी रियासतें, ये देशी रियासतें थी 93, इनका मनोनयन होना था, ठीक है। देशी रियासतें कौन? जिनमें अभी भी कहीं ना कहीं जनता और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कौन था? शासक, रियासतों के शासक राजा महाराजा, ठीक है। तो ये देशी रियासतें ये 93 थी, इनके सदस्यों की संख्या 93 थी। बट आप आगे देखेंगे कि ये देशी रियासतें पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं क्योंकि ये इंटरेस्टेड ही नहीं होती हैं। अभी तक कोई पाकिस्तान और भारत ऐसा कुछ विभाजन नहीं होता है, विभाजन का कोई दृश्य नहीं होता है, तो ये मतलब सोचती हैं कि जैसा काम चल रहा है अभी हमारा वैसा चलता रहे। तो संविधान सभा बनाने में, संविधान में ऐसा कुछ ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 296 जो जिनका निर्वाचन होना है उनमें रिजर्व्ड कौन थे, कितनी सीट्स रिजर्व थी, कितनी अनरिजर्व थी, ठीक है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि 213 सीट्स जो थी वो अनरिजर्व थी, अनारक्षित थी, ठीक है, और 79 सीट्स जो थी वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड थी, ठीक।
4 सीट्स जो थी वो सिख के लिए रिजर्व थी। इस प्रकार इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितनी सीट्स रिजर्व हो गई, 83। और ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी सीट्स रिजर्व्ड थी, वो थी 83 सीट्स। किस प्रकार, 79 थी मुस्लिम्स के लिए और 4 थी सिखों के लिए, ठीक है। 213 जो थी वो अनरिजर्व थी। अब सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो सदस्यों का चुनाव जिस प्रकार अभी 1938 में पंडित नेहरू बोलते हैं कि वयस्क मताधिकार के तौर पर जो चुनी गई संविधान सभा है उसके द्वारा ही संविधान का निर्माण होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। संविधान सभा जो चुनी जाती है उसके मेंबर्स, वो उनकी प्रक्रिया क्या रहती है कि वो अप्रत्यक्ष नीति के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बेस पे चुने जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जनता स्वयं उनको नहीं चुनती है, बल्कि जो ये 11 और ये 4 चीफ कमिश्नरीज थी, ये जो प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे जो विधानमंडल थे, ठीक है, तो वहाँ पे जो कार्यरत ये जो एमएलएज होंगे वो लोग इनको इनडायरेक्टली चुनेंगे, ठीक है, जो मेंबर्स होंगे संविधान सभा के। अब हम देखेंगे कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का, इनके सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव होता है तो कांग्रेस को 208 सीट मिलती हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं और ये 15 सीट्स अन्यों को मिलती हैं, जिसमें कि छोटे छोटे दल होते हैं और कुछ स्वतंत्र दल भी होते हैं, तो उन सबको मिलाकर के 15 सीट्स, ठीक है। 93 जो रियासतें थीं इनकी सीट्स भर नहीं पाती है क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा में जो एससी कैटेगरी के लोग थे वो कितने थे, उनकी संख्या थी 26 और जो एसटी कैटेगरी की संख्या थी वो थी 33, ठीक है। ये भले आपसे पूछे ना पूछे लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या थी 15, ठीक है। और इसमें भी एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन फीमेल्स में जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल, जो कि संयुक्त प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस क्रम में हम आगे देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। वो इनको क्यों चुना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति थे उस समय, तो इनको ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर मानते हुए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, ठीक है। पहली बैठक जब होती है तो उस समय 207 जो सदस्य होते हैं बस वही पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से 9 जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। अब फर्स्ट बैठक का बहिष्कार करती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है और इसका बहिष्कार करती है, ठीक है। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने पर जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो एक टिप्पणी रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक ऐसी संविधान सभा है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं, ये आप याद रखिएगा, पीसीएस में एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जो हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित रूप होगा वही हमारी आज की प्रस्तावना है, ठीक है। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है वो किसका परिवर्तित रूप है, तो उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, जो पंडित नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, तो इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे की एक झलक थी कि संविधान किस तरह का, किस प्रकार होना चाहिए और सरकार का क्या योगदान और क्या कार्य होना चाहिए, ठीक है। बट जब ये 13 दिसंबर को जब ये प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव, तो उस समय ये पारित नहीं होता है। क्यों पारित नहीं होता है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर और M.R. जयकर जैसे व्यक्तित्व आप देखेंगे तो उन लोगों का ये कहना था कि जब तक मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट नहीं कर लेती है तब तक हमको इसको जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट आगे आप देखेंगे कि 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। ये डेट आप याद रखिएगा,
जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण डेट्स हैं, नंबर्स हैं, उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो आप इसको याद करते हुए चलिएगा, अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नहीं तो मैं तो इसकी PDF प्रोवाइड करवाऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। अब आगे हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं BN राव जी के बारे में। BN राव जी जो थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं संविधान के लिए, क्योंकि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव जी, ठीक है। प्रारूप जो है संविधान का वो तैयार इन्हीं के द्वारा किया जाता है, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। BR अम्बेडकर जी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और वो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था कि ये जो प्रारूप तैयार किया गया है BN राव जी के द्वारा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। बट प्रारूप जो तैयार किया गया था वो BN राव जी ने ही किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, म्यांमार वर्मा का भी जो संविधान है उनका भी प्रारूप BN राव जी ने ही तैयार किया था। इनको संविधान के प्रधान सचिव के रूप में भी जाना जाता है। और एक बात जान लीजिए कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यद्यपि इन्होंने संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब हमारा संविधान जो है वो बनता कैसे है, तो लगभग उससे पहले 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। इसका प्रारूप बनाने से पहले 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, तब जाकर हम ये सोच पाए कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर जी के बारे में, ठीक है। जब जब संविधान का नाम आएगा तब तब BR अम्बेडकर जी का नाम आएगा ही आएगा, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार, तो हम इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में सबसे पहले ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं, ठीक है। फिर ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, किसकी सहायता से, तो मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ से ये जीत भी जाते हैं और संविधान सभा के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। बट आगे चलकर जब आप देखेंगे 1947 में जब विभाजन होता है भारत का, तब जो ये क्षेत्र था जहाँ से ये मेंबर बने थे, तो वो क्षेत्र पूर्वी बंगाल में आ जाता है। और पूर्वी बंगाल किसके अंडर में आ जाता है, पाकिस्तान के अंडर में, ठीक है। बट तो फिर इनकी जो सीट होती है वो तो खाली हो जाती है संविधान सभा से, ठीक है। इनकी मेंबरशिप जो है वो चली जाती है, क्योंकि ये एरिया तो पाकिस्तान के अंडर में आ गया। BN राव जी इनको सजेशन देते हैं और इनसे आग्रह करते हैं कि संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया होनी है, और उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और आपको इसमें मतलब अपना योगदान देना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि दूरदर्शिता रखने वाले एक व्यक्ति थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इनकी बात सुनकर, BN राव जी की बात मान करके, ये बॉम्बे के जो उस वक्त PM थे, मतलब उस समय PM का पद हुआ करता था, तो BG खैरजी थे। तो BG खैरजी क्या करते हैं, BR अम्बेडकर जी के पक्ष में MR जयकर जो रहेंगे, ये अपना मतलब त्यागपत्र दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, किसके पक्ष में, BR अम्बेडकर जी के पक्ष में, ठीक है। तो इन्हीं की जगह पे, MR जयकर जी की जगह पे ही BR अम्बेडकर जी नियुक्त होकर आते हैं और संविधान सभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ बुक्स हैं BR अम्बेडकर जी की, वो आप देखते चलिए, ठीक है। पाकिस्तान पर विचार, जो कि इन्होंने 1940 में ही लिख दी थी। देखिए अभी विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन ये इतने दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति हैं कि इन्होंने पाकिस्तान पर विचार ये पुस्तक पहले ही अपनी लिख दी थी। हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिनका अंबेडकर जी विरोध करते थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जात पात और भेदभाव को बढ़ाती रही होंगी। तो उसका ये कुछ व्यवस्थाओं का विरोध करते थे। कुछ स्मृतियाँ भी बेस्ड हैं हिंदू धर्म पर, जिनका विरोध अंबेडकर जी द्वारा किया गया है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। आज जो हम संविधान देखते हैं भेदभाव रहित, जो आज हम लोग शासित हो रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो देन है वो BR अम्बेडकर जी की ही देन है, ठीक है। तो इसीलिए BR अम्बेडकर जी को आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है, ठीक। अब संविधान सभा का प्रारूप जो है वो तैयार किया गया BN राव जी के द्वारा, लेकिन उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति गठित होती है, प्रारूप समिति, ठीक है, जिसको पांडु लेखन समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ये नाम भी आप याद रखते चलिएगा, ठीक है। इसका गठन होता है 29 अगस्त
1947 में, ठीक है। और अध्यक्ष इसके नियुक्त होते हैं B.R. अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर जी को मिलाकर के कुल 7 सदस्य थे। उनका नाम इस प्रकार मैंने ये लिख दिया है, आप देखते चलिए, क्योंकि ये 4 ऑप्शन में दे देता है और एक नाम कोई और दे देगा। B.R. अम्बेडकर जी ये तो अध्यक्ष ही थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर जी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. माधव राव, ये किसकी जगह पे थे आए थे, तो ये B.L. मित्र के स्थान पर आएंगे। B.L. मित्र जो हैं ये त्यागपत्र दे देते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उन कारणों से, ठीक है। T.T. कृष्णामाचारी, 1948 में D.P. खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, तो इनके बाद T.T. कृष्णामाचारी इनके पद पर आसीन होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर जी ने मतलब कि जो संविधान का जो प्रारूप थे वो पेश किए थे। तो संविधान का अंतिम प्रारूप ये 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर जी पेश करते हैं। जब पहले इसका प्रारूप पेश किया जाता है लोगों में, तो कुछ संशोधन भी, कुछ सुझाव, ठीक है, ये आमंत्रित किए जाते हैं कि आप लोगों का कोई सुझाव हो तो इसको दीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन से पहले कोई भी विधेयक हो या कुछ भी हो, कोई भी अगर हम लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले जनता के जो सुझाव होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। तो आमंत्रित होते हैं सुझाव, तो काफ़ी सारे संशोधन भी होते हैं। संशोधन के बाद अंतिम रूप से जो प्रारूप पेश किया जाता है वो 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर जी पेश करते हैं। इस क्रम में अब इसके ऊपर काफ़ी सारे वार्तालाप होंगी, विचार विमर्श होंगे। उसके बाद B.R. अम्बेडकर जी एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव जो है, जो अम्बेडकर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसको पारित घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा संविधान रहता है इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। 284 मेंबर्स इस पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे JL नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट में कौन हस्ताक्षर करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो संविधान आंशिक रूप से इसी समय लागू हो जाएगा, ठीक है। अब ये आंशिक रूप से लागू क्यों होता है, पूर्ण रूप से अभी क्यों लागू नहीं हो गया, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक। इस क्रम में हम देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर जी जो हैं इनको भारत के संविधान का जनक माना जाता है, ठीक। और भारत के संविधान के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो भी B.R. अम्बेडकर जी को ही माना जाता है। अब मैं बताऊंगी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो आंशिक रूप से लागू होता है, और लागू जब ये होता है तो इसमें कुल 16 आर्टिकल ही उस समय लागू होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि 15 आर्टिकल, बट नहीं, 15 आर्टिकल तो होते ही हैं, ठीक है, नागरिकता एक्सेट्रा, बट एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 394। आर्टिकल 394 में क्या होता है, आर्टिकल 394 में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को ये सारे आर्टिकल जो हैं ये आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाना है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 394 में ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 394 को भी जब हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल 16 आर्टिकल ऐसे हो जाते हैं जो लागू होते हैं 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जो शेष पार्ट है वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ये 26 नवंबर जो है इसको हम किस रूप में मनाते हैं, तो इसको हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और विधि दिवस के रूप में मनाने का रिकमेंडेशन किया था लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने, किंतु आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, आप ये भी याद रखते चलिएगा। अब शेष भाग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू होता है, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में, ठीक है, तब एक संकल्प लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो ये डेट जो थी इसका बहुत ज़्यादा महत्व था। तो इस डेट को और इस पूर्ण स्वराज दिवस जो इन्होंने मनाया था इसको
सार्थकता प्रदान करने के लिए ही जो शेष पार्ट है संविधान का उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। और आज उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप से मनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत को स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच में जो शासित हुई भारत की जनता, जो शासन चला वो किसके प्रावधानों के अनुसार चला, तो उसके संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान था कि संविधान के जब तक संविधान पूर्ण रूप से बन नहीं जाता है और लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत का शासन किन प्रावधानों से चलेगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों से चलेगा। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया तब जो हमारा आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 395, ठीक है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया अब, ठीक है। एक चीज़ आप ये भी देखते चलिए कि आर्टिकल 393 में भारत का संविधान जो है इसका टाइटल क्या है ये लिखा हुआ है। भारत के संविधान का टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, भारत का संविधान, जो कि मैंने अपने थंबनेल पे भी यही लिखा है, भारत का संविधान। अब संविधान सभा बनी, संविधान बना, लेकिन संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी की गई। तो वो आलोचनाएं क्या थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। प्रतिनिधि निकाय क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने गए हैं वो अप्रत्यक्ष नीति के द्वारा चुने गए हैं, वयस्क मताधिकार के तौर पे जनता द्वारा स्वयं नहीं चुने गए हैं, इसलिए ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये था। कुछ लोग कहते थे कि ये यहाँ पे संप्रभुता का अभाव है, संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव है। क्यों, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं उनके प्रस्ताव के बेस पे ही हुआ है, और जो संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं वो बैठक करने से पहले भी कहीं ना कहीं हम लोगों को बाहर वालों की इजाज़त लेनी पड़ती है, इसीलिए हम लोग सोवरेन नहीं हैं। ये संविधान सभा जो है ये संप्रभु नहीं है, ठीक है। थर्ड है, कुछ लोग बोलते हैं इसको समय की बर्बादी। वो किस तौर पे बोलते हैं कि संविधान सभा में और मतलब संविधान में इतना समय लगा दिया गया है, जबकि जो अमेरिका में जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने मात्र 4 महीने ही लिए और इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया। तो ये समय की बर्बादी भी है, इस तौर पे भी कुछ लोग इसको लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि निराजुद्दीन अहमद जो हैं ये संविधान सभा के सदस्य ही थे। इन्होंने प्रारूप समिति को अपवन समिति का नाम दे करके संबोधित किया, ठीक। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो संविधान सभा है इसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व है। इस संदर्भ में जो ग्रेनविले ऑस्टिन है, ऑस्टिन एक टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि संविधान सभा एक दलीय, ठीक है, देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। बट ये ग्रेनविले ऑस्टिन जो है आप देखेंगे आगे कि इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत के द्वारा इनको अप्रिशिएट भी किया जाता है और इनको पद्मश्री भी मिलेगा, ठीक है। भारत के द्वारा पद्मश्री भी पुरस्कार इनको मिला जाता है, मतलब कि। अब संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में और आलोचनाएं थी कि लोग कहते थे कि ये इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का ही प्रभुत्व है। वो किस प्रकार, संविधान का इतना बड़ा आकार देख करके और संविधान की जो इतनी जटिल भाषा है उसको देख करके कुछ लोगों ने बोला कि इसमें सिर्फ वकीलों और पढ़े लिखे जो राजनीतिज्ञ हैं उनका ही प्रभुत्व है। आम जनता का जो माइंड है या आम जनता की जो राय है वो तो कहीं इसमें है ही नहीं, कुछ लोगों का ये मानना था। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हिंदुओं का ही प्रभुत्व है। इस संदर्भ में लॉर्ड विस्काउंट जो हैं वो संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय बोलते हैं। चर्चिल जो हैं वो बोलते हैं कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है संविधान सभा, ठीक है। साइमन जो है संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था बोलते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आप याद करते रहिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हिंदुओं की संस्था किसने बोला, साइमन ने बोला, ठीक है। एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था किसने बोला, चर्चिल ने कहा। हिंदुओं का निकाय किसने बोला, तो लॉर्ड विस्काउंट ने बोला,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इन फैक्ट्स को याद रखिएगा एज इट इज़, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर लिया है। संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को रखा गया, ठीक है। HVR अयंगर जो थे ये संविधान सभा के सचिव थे, ठीक है। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, ठीक है, मुख्य प्रारूपकार थे LN मुखर्जी। प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? BR अम्बेडकर। मुख्य प्रारूपकार कौन? LN मुखर्जी। अब जो संविधान का जो मूल संस्करण था, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी एक बुक है, उसका जो मूल संस्करण है उसका सौंदर्यीकरण, उसको सजाया किसने? तो नंदलाल बोस ने, ठीक है। और उसको इटालियन शैली में जो हस्तलिखित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा और कुछ भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। बस ये कुछ फैक्ट्स हैं थोड़े से। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करती है संविधान सभा। मतलब राष्ट्रमंडल का जो हम सदस्य बने हैं वो हमारी स्वयं की इच्छा थी, हम फोर्सफुली किसी ने मतलब हम लोगों को ये रहने पर मजबूर नहीं किया, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को हम भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को अपनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 के दिन ही राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ठीक है। संविधान बनाने में जो टोटल समय लगा वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन का। एज इट इज़ ये क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं, आप इनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। संविधान में जो टोटल खर्चा आया बनाने में वो आता है 64 लाख का ऑलमोस्ट। अब संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए हैं वो कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कि 11, लेकिन ये 11 + 1 11 + 1 थे, क्योंकि जो लास्ट का जो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, अगर इसको भी आप अंतिम बैठक को भी अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने अधिवेशन हो जाएंगे? 11 + 1 मतलब कि 12। संविधान निर्माण के कार्य में मतलब कि अलग अलग कार्य अलग अलग समितियों को सौंपा गया। तो इस संदर्भ में 8 बड़ी समितियां बनाई गई, ठीक है, और कुछ अन्य समितियां भी थी। अब मैंने वो समितियां यहाँ इंक्लूड नहीं की हैं, वो मैं आपको अलग से समितियों में करवा दूंगी, ठीक है। या तो शॉर्ट वीडियो बनाकर करवा दूंगी 1 मिनट के कि वो समितियां कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन से थे, या एक छोटा सा वीडियो ही बना दूंगी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी संविधान सभा जो है वो समाप्त होती है। ये वीडियोज़ आई होप आपने पूरी देखी हो। कैसी लगी वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ गाइज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ कि मतलब दिन रात मेहनत करके आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट लेकर आती हूँ कि जो भी है जितने भी फैक्ट है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएं, कुछ भी आपकी नज़रों से स्किप ना हो, ठीक है। मेरी मेहनत के बदले में बस मैं आपसे एक ही सपोर्ट चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि और लोग भी देखें और लोगों तक ये पहुँचे। चैनल अभी नया ही है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए बिना लाइक के मत जाया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की मतलब मेरी इच्छा होती है, और मतलब कि मैं करती हूँ कि नहीं मुझे करना है तो करना ही है। अगर मैंने बोला है अपनी फर्स्ट वीडियो में कि मैं 360 डिग्री में जीएस आपको कवर करवाऊंगी तो मैं वो करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।